तो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल वायरल सिविल इंजीनियर्स। आज हम लोग देखने वाले जो हमारे फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स होते हैं या जो हमारे नए सिविल इंजीनियर पास आउट हुए होते, तो उनको जो है साइट पर कौन कौन सी दिक्कतें आती है, कौन कौन सी परेशानी आती है, कौन कौन सी बेसिक नॉलेज जो होती है हमारे फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स को होनी चाहिए। जो अलग अलग जो होते हैं हमारे इनिशियल सेटिंग टाइम, जो फाइनल सेटिंग टाइम, या जो हमारे कॉन्क्रीट के रिगार्डिंग जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो किस प्रकार से होने वाले, वो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले। जो हम बेसिक जो हमारे 20 जो क्वेश्चंस होंगे वो किस प्रकार से होते हैं, जो हमारे सिविल इंजीनियर को बेसिक क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है साइट पर जाने से पहले, वो आज की वीडियो में हम लोग जो है देखने वाले। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले गाइस प्लीज़ अपने चैनल वायरल सिविल इंजीनियर को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए और अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो जो हमारा सिविल इंजीनियर्स होते हैं उनके मन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, जो हमारी सीमेंट बैग होती है वो कितने केजीज की होती है, मतलब हमारे सीमेंट बैग का जो वेट होता है वो कितना होता है। तो वो जो क्वेश्चन का आंसर है वो है हमारा 50 kg ऑफ बैग्स। 50 kg का जो है हमारा सीमेंट बैग एक होता है। आगे हम देखते हैं जो हमारा 1 m³ होता है। तो 1 m³ में जो हमारा सीमेंट आता है, सीमेंट की जो बैग्स आती है वो कितनी आती है। तो जो हमारा सिविल इंजीनियर्स होते हैं उनको ये बात पता नहीं होती, तो ये जरूर जो है आपको जान लेना होता है कि जो हमारे 1 m³ जो होता है हमारा उसमें कितनी सीमेंट बैग आती है, जो कि हमारी आती है 28.8 सीमेंट बैग्स। आगे हम देखते हैं तो जो हमारी डेंसिटी होती है, जो हमारा सीमेंट और जो हमारी सैंड होती है उसकी डेंसिटी होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर कि जो हमारी डेंसिटी होती है, जो हमारे सीमेंट की जो डेंसिटी होगी वो कितनी होगी, जो कि होगी हमारी 1440 kg पर m³। और जो हमारी सैंड होती है उसकी डेंसिटी जो होती है हमारी वो होती है हमारी 1600 kg पर m³। इस तरह से जो है आपको जो है डेंसिटी की ज़रूरत होती है, अलग अलग डेंसिटी आपको पता होनी चाहिए। आगे हम देखते हैं तो मिनिमम थिकनेस जो हमारा स्लैब होता है, स्लैब की जो मिनिमम थिकनेस होती है वो कितनी होनी चाहिए। ये चीज़ जो है आप सिविल इंजीनियर हो तो आपको पता ही होना चाहिए। अगर आप फ्रेशर सिविल इंजीनियर हो या आप पास आउट हुए हो या आप सिविल इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए कि जो हमारी स्लैब की जो थिकनेस होती है, जो जाड़ी होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारे स्लाइड में कि जो ये जो है ये हमारी थिकनेस है, जो हमारा स्लैब होगा उसकी जो थिकनेस होती है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है हमारा स्लैब का जो है स्पैन होता है। आगे देखते हैं हम लोग जो हमारी डेवलपमेंट लेंथ मतलब क्या होता है, जो हमारी डेवलपमेंट लेंथ कैसी होती है, किस तरह से जो है उसकी लेंथ जो है निकाली जाती है, ये आपको जो है पता होनी चाहिए। जो हमारी डेवलपमेंट लेंथ होती है आप जैसे कि देख सकते हैं स्लाइड में, तो ये जो होती है हमारी, ये हमारी डेवलपमेंट लेंथ होती है, जो हमारी नीचे की साइड भी जाती है और जो हमारा ऊपर की साइड होती है, जो हमारे बीम होते हैं उसी में जो है हमारी डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड की जाती है। हमारी डेवलपमेंट लेंथ होती है, ये जो हमारी जो बेंड होता है, बेंड की ये जो लेंथ होती है ये जो है होती है हमारी डेवलपमेंट लेंथ। आगे हम देखेंगे तो जो हमारी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हम बोलते हैं, जब सिविल इंजीनियर का जो प्लान निकाला जाता है तो वहां पर डायरेक्ट हमें दिया जाता है सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। मतलब जब हम रेनफोर्समेंट का काम करते हैं या जो हमारा स्लैब होते, जो हमारे कॉलम होते, बीम होते, फुटिंग होते, तो इन सब चीज़ों में जो है सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ये चीज़ आपको आती है। और ये आपको पता होना चाहिए कि सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हमें हम किससे बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। तो आप जैसे कि देख रहे हो जो हमारी डायग्राम है, तो उसमें जो है हमारी ये जो चीज दिख रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है हमारा सेंटर टू सेंटर जो है स्पेसिंग है। इस तरह से जो है आप सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग देख सकते हैं किसे बोलते हैं। और जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होती है वो हमारी होती है 150 mm की। आप अलग अलग कंडीशन में जो है अलग अलग जो है सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होती है। आगे हम देखते हैं तो जो हमारा डीपीसी होता है, जो हमारा डैम प्रूफ कोर्स होता है, तो उसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होनी चाहिए। जो हमारा डैम प्रूफ कोर्स होता है उसकी जो थिकनेस होती है हमारी वो होनी चाहिए हमारी 2.5 सेंटीमीटर। उससे जो है कम नहीं होनी चाहिए, मिनिमम थिकनेस है हमारी। जो डीपीसी की जो मिनिमम थिकनेस होगी हमारी वो होगी हमारी 2.5 सेंटीमीटर।
आगे हम देखते हैं, तो जो हमारा जो कंक्रीट यूज होता है, जब हम स्लैब का कास्टिंग करते हैं उस वक्त जो हमारा कंक्रीट यूज होता है, तो जो कंक्रीट का ग्रेड होता है हमारा, वो हमारा होता है M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। जब हम स्लैब कास्ट करते हैं, जो हमारा कॉलम होता है, जो हमारा फुटिंग और जो बीम होता है, इसमें जो है हमारा रेनफोर्समेंट आता है। और जहां पर भी रेनफोर्समेंट आता है वहां पर जो है हम जो है सीमेंट का जो ग्रेड होता है हमारा, वो M20 का जो है मिनिमम जो है M20 ग्रेड का कंक्रीटिंग करते हैं। इससे कम का जो है, कम ग्रेड का कंक्रीटिंग हम कभी भी जो है प्रोवाइड नहीं करते। जो हमारा मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होगा वो हमारा M20 होगा, जो जहां पर जो हमारा रेनफोर्समेंट आ रहा है वहां पर। आगे हम देखते हैं, तो हमारे जो स्टेयर्स होती है, स्टेयर्स में हमारे जो है राइजर्स आते और जो हमारा ट्रेड आते। तो जो हमारा राइजर किसको बोलते और ट्रेड किसको बोलते, वो देखेंगे हम। तो जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हो कि जो हमारा राइजर है, यहाँ पर जो है हमारा, ये जो है हमारा राइजर है। और जो हमारा ट्रेड होगा, ट्रेड जो है, ये देख सकते हैं आप, जो हमारा स्लाइड है, स्लाइड में देख सकते हैं कि जो हमारा ट्रेड होता है वो किस तरह से तरीके से होता है। इस तरीके से जो आप समझ सकते हैं कि जो हमारा राइजर होता है वो क्या होता है, और जो हमारा ट्रेड होता है वो किस तरह से जो है होता है। आगे हम देखते हैं, तो जो हमारा स्टेयर केस होता है, स्टेयर केस का जो स्लोप होता है, तो जो मिनिमम स्लोप होगा स्टेयर केस का 25 टू हमारा 40 डिग्री जो है हमारा, इसके बीच में ही जो हमारा स्लोप होना चाहिए। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर जो है हमारा स्लोप है 36 डिग्री। इसी कैसे जो है आप समझ सकते हैं कि जो हमारे स्टेयर केस का जो स्लोप होगा वो इन बिटवीन होगा 25 डिग्री टू 40 डिग्री के बीच में ही जो हमारा एंगल होना चाहिए। जो हमारा स्टेयर केस का स्लोप का जो एंगल होगा हमारा 25 से लेकर 40 डिग्री तक जो है हमारा एंगल होगा। आगे हम देखते, तो जो हमारा साइड पर जब हम, हमारा जो स्टील होता है उसके जो वेट होता है हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारा फ्रेशर सिविल इंजीनियर को जो है रेनफोर्समेंट डिटेल में जो है पूछा जाता है, या जो इंटरव्यू में जो है पूछा जाता है कि जब आप साइट पर हो और आपकी साइट पर स्टील आया हो तो आप उसका वेट कैसे फाइंड कर सकते हो। तो उसका सिंपली जो है हमें फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो होता है हमारा D² डिवाइडेड बाय 162। और अगर आपको जो है लेंथ, अगर 10 मीटर का जो रोड होगा, 10 मीटर का जो होगा, तो उसका जो वेट होगा वो आप कैसे फाइंड कर सकते हो। तो उसका फॉर्मूला है सिंपली D² डिवाइडेड बाय 162 मल्टीप्लाई बाय जो आपकी लेंथ होगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए लेंगे आप, 10 मीटर होगा, 20 मीटर होगा या 50 मीटर होगा। तो इस तरह से तरीके से जो है आप मल्टीप्लाई करेंगे जो आपकी लेंथ होगी उससे, तो जो आपका स्टील का वेट होगा या स्टील बार का जो वेट होगा वो आपको आसानी से जो है निकल के आ जाएगा। आगे हम देखते हैं, लैपिंग होती है उसका जो डायमीटर होता है, मतलब जब हमारा 36 mm तक जो है हमारा डायमीटर होगा बार का, तो हम लैपिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर चला जाता है तो हम वेल्डिंग या कपलिंग का जो है यूज कर सकते हैं। जो हमारा मैक्सिमम डाया होता है, जब हम लैपिंग करते हैं तो उसका मैक्सिमम डाया होता है 36 mm का, उसके ऊपर जो है हम लैपिंग कभी भी प्रोवाइड नहीं करते। आगे हम देखेंगे, तो जो हमारा मैक्सिमम फ्री फॉल होता है, जो हमारा कॉन्क्रीटिंग हम काम करते हैं, तब कई कई जगह पर क्या होता है, हम कॉन्क्रीटिंग जो हमारी मशीन्स होती है उससे जो होता है हमारा साइट होता है वो नीचे होता है। तो जो हमारा कंक्रीट होता है हम क्या करते, ऊपर से ही जो है डाल देते, पर उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। तो जो हमारा कंक्रीट का जो फ्री फॉल होता है या जो हमारा मैक्सिमम फ्री फॉल होता है, हम कितनी ऊपर से जो है हमारे कंक्रीटिंग ऊपर से नीचे डाल सकते, तो वो होता है हमारा 1.5 मीटर। 1.5 मीटर से ज्यादा हम कभी भी जो है फ्री फॉल नहीं कर सकते, ये हमारे रूल के खिलाफ है। मैक्सिमम जो फ्री फॉल होता है हमारा वो होता है हमारा 1.5 मीटर। आगे हम देखते हैं, तो जो हमारी ब्रिक होती है, जो हमारा ब्रिक वर्क जो हम करते हैं, तो उस वक्त जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, जो हमारी ब्रिक की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होनी चाहिए। हमें जो है इंटरव्यू में बहुत जगह पर जो है पूछा जाता है कि जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, जो हमारी ब्रिक होती है उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होनी चाहिए। तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है ब्रिक की वो हमारी होती है 3.5 टू 7.5 न्यूटन पर mm²। आगे हम देखते हैं, तो जो हमारा नंबर्स ऑफ बार हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो हमारी जब हम स्लैब डालते हैं तो उसमें जो है हमारी नंबर्स ऑफ बार्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो हमारे जो कैलकुलेशन का आसान जो फॉर्मूला होता है
तो वो होता है हमारा नंबर ऑफ बार्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग प्लस 1। ये जो है हमारा फॉर्मूला होता है किसी भी जो है नंबर्स ऑफ बार, किसी भी साइड का जो है नंबर ऑफ बार निकलने का जो है फॉर्मूला होता है। आप जैसे कि देख सकते हो स्लाइड में, अगर हम इस साइड का नंबर्स ऑफ बार निकालेंगे, निकलना होता है, हमें निकलना होगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपली नंबर्स ऑफ बार इज इक्वल टू जो हमारी अपोजिट साइड होती है, मतलब कौन सी, ये साइड जो है हमारी अपोजिट साइड है, तो हमें सिंपली क्या करना होता है, जो हमारी अपोजिट साइड की लेंथ है, सपोज हम 10 मीटर लेंगे एग्जाम्पल के लिए, तो डिवाइडेड बाय हमारी जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होती है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लेंगे हम तो 150 mm की जो हमारी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है प्लस 1 होगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो आपके नंबर्स ऑफ बार जो है निकल के आ जाएंगे। इस तरीके से जो है आप, जो आपकी स्लैब होगी उसमें जो है कितने नंबर्स ऑफ बार हमें लगने वाले वो आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन साइट। ऑन साइट पर जो है आप आसानी से जो है 2 मिनट में कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, तो जो हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, जो हम कंक्रीटिंग करते हैं उस वक्त हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा कंक्रीट का जो है इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है। तो जो हमारे से इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो 30 मिनट्स होता है, और जो हमारा फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो हमारा 600 मिनट्स या 10 आवर्स तक जो है हमारा मैक्सिमम सेटिंग टाइम होता है। इसी तरीके से जो है आप, जब आपका कॉलम का वर्क होता है, जब आप रेक्टेंगुलर कॉलम प्रोवाइड करते हो या आपका कॉलम स्क्वायर होगा या सर्कुलर कॉलम होता है, तो उनमें जो है मिनिमम नंबर्स ऑफ बार हम कितना यूज कर सकते हैं, जो हमारा मिनिमम नंबर्स ऑफ बार होते हैं वो हम किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं और कितने प्रोवाइड कर सकते हैं, जो मिनिमम होता है। तो जो हमारा रेक्टेंगुलर और स्क्वायर कॉलम होता है उसमें जो है हमारा मिनिमम नंबर्स ऑफ बार्स होती है 4 नंबर्स ऑफ बार। जो हमारा जो है रेक्टेंगुलर कॉलम होगा या जो हमारा स्क्वायर कॉलम होगा, जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हो, जो हमारा स्क्वायर कॉलम है इसमें जो है हमारा 4 नंबर्स ऑफ कॉलम मिनिमम हमें लगता है, और जो हमारा रेक्टेंगुलर कॉलम होता है तो उसमें जो है हमें 4 नंबर्स ऑफ कॉलम मिनिमम जो है हमें लगता है। और जो हमारा सर्कुलर कॉलम होता है, जो हमारा आप देख सकते हैं स्लाइड में, जो हमारा सर्कुलर कॉलम होता है तो उसमें जो हमारा मिनिमम नंबर्स ऑफ बार्स होती है वो कितने लगते हैं हमें, तो वो हमें लगने वाले 6 नंबर्स ऑफ बार। जो हमारा सर्कुलर कॉलम होता है तो उसमें हमारे जो बार्स लगने वाले हैं वो हमें 6 नंबर्स ऑफ बार्स मिनिमम लगने वाले, जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हो। तो इसी तरीके से जो है आप समझ सकते हो कि हमारी जो बेसिक्स होती है, जो हमारा फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स होते हैं या जो सिविल इंजीनियर साइट पर काम कर रहे हो, तो उनके लिए जो है इन सब जो है बेसिक चीज़ों का जो है आपको ध्यान रखना होता है, इन बेसिक चीज़ों का जो है कैलकुलेशन आना होता है। आपको ऑन साइट पर इन सारी चीज़ों का जो है उपयोग होता है। तो इस तरीके से जो आप समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अपने ऐसे ही सिविल इंजीनियर दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। थैंक यू गाइस।